हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरदेवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें 31 मार्च तक कर लेनी चाहिए, क्योंकि ईयर एंड हो रहा है हमारा। ऑल्दो जीएसटी में कुछ चीज़ों के लिए आगे भी अमेंड या एडिट करने का टाइम दिया जाता है, बट आइडियल वही सिनेरियो होता है जहाँ पे हम लोग पहले से ही सब चीज़ों को रेडी करके रखें। तो 31 मार्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है जो कि जस्ट अप्रोचिंग है अभी। तो हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ इससे पहले कर लेनी चाहिए। सबसे पहले, अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आपको एलयूटी फाइल करना होता है, यानी कि आप एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। एक्सपोर्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं, विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट करने के लिए हमें लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना होता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, किसी प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती इसमें। आप बस ऑनलाइन जाके लॉग इन करके अपने डैशबोर्ड पे वहां से आप एलयूटी अप्लाई कर सकते हैं। एलयूटी अप्लाई करते हो आपको पिछले साल की एलयूटी अपलोड करने के लिए बोलता है। बहुत लोगों का इसमें सवाल आता है कि मेरे पास नहीं है, फर्स्ट ईयर तो कैसे करूं। वो मैंडेटरी नहीं है, आप उसके बिना भी करोगे तो आपकी एलयूटी अप्लाई हो जाएगी। तो अब अगले साल के लिए एलयूटी जनरली एक एक साल के लिए अप्लाई होती है, फुल फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो अब अगले साल के लिए अगर आपकी एलयूटी है वो उसको आप अप्लाई कर दें। क्या होता है कि हम लोग फ्लो में एक्सपोर्ट करते रहते हैं तो डेट निकल जाती है, ध्यान नहीं रहता। तो क्या होगा कि बीच में ना गैप आ जाएगा कि पता चला आपकी एलयूटी 31 मार्च तक की थी और आपने फिर मान लो आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद याद आया, तो जो बीच वाली आपकी एक्सपोर्ट्स हैं उस पर अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें 31 मार्च तक करनी है, वो हमें करनी है कि हमें अपनी 909C फाइल करनी है। तो फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 की 909C फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 21 है। और इस बार डेट बढ़ने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। पिछली बार गवर्नमेंट ने बहुत मुश्किल से डेट एक्सटेंड की है, तो अब और वेट ना करें। आपके क्लाइंट्स की जितनी भी रिटर्न्स बची हुई हैं उनको जल्दी जल्दी से फाइल करके खत्म कर दे 31 मार्च तक। देन हम लोग हर साल जो जीएसटी जो कंपोजिशन स्कीम है उसके लिए अगर आपको ऑप्ट इन करना है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। आप नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आपको कंपोजिशन लेवी के लिए ऑप्ट इन करना है। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो गलती से क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर फॉल कर गए होंगे। तो अब अगर आप निकलना चाहते हैं उसमें से, क्वार्टरली वाली स्कीम में से, तो उसमें से भी आप बाहर निकल सकते हैं। तो क्वार्टरली स्कीम में से आप बाहर निकल जाएंगे। जनरली मैंने सबको यही सजेस्ट किया था कि क्वार्टरली स्कीम में जाओ ही मत। बेनिफिट आपको तभी है जब आप मंथली स्कीम के अंदर ही रहोगे। तो आप मंथली स्कीम में रहें, वही आपके लिए बेटर रहेगा। देन रूल 42 है जो है, रूल 42 के लिए हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करते हैं। तो रूल 42 कवर किसको करता है? रूल 42 कवर करता है उस सिनेरियो को जहां पे आप लोग एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों आउटवर्ड सप्लाई कर रहे होते हैं, या आप नॉन बिजनेस यूज भी कर रहे होते हैं अपने इनवर्ड सप्लाईज का। तो फिर उस केस में हम लोग मंथली भी करते हैं, और फिर ईयर एंड पे भी हमें बोला गया है रूल के अंदर कि एक बार उसको कैलकुलेट करके आपको रिवर्स करना होगा। अगर आपने ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है तो वो रिवर्सल आपको करना है। अधिकतर लोग इस रिवर्सल को भूल ही जाते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता कि ये वाला रिवर्सल भी करना है, बट कंप्लायंस है तो कंप्लायंस हमें करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब ये तो वो चीज हो गई जो टाइम बाउंड है, गवर्नमेंट की साइड से टाइम फिक्स है उनका। लेकिन अब वो चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी जो हमें आइडियली करनी चाहिए। इस वक्त ये जरूरी है कि हम अपने 2B 2A और जो हमारी बुक्स के हिसाब से परचेज है, हमने जो रिटर्न में अपनी परचेज लिख के, मतलब परचेज नहीं देते हम लोग, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमने क्लेम किया है, इन चीजों को रिकंसाइल कर लें। रिकंसाइल करके हो सकता है आपका कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ हो तो उसको हम इजीली टेकअप कर सकते हैं, या फिर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरा ऐसा है जो मैंने ज्यादा ले लिया है तो आप उसको रिवर्स कर दें, अदरवाइज आपको अननेसेसरी उसकी फ्यूचर में लाइबिलिटी आएगी। तो वो हम पूरा का पूरा एक रिकंसिलेशन कर सकते हैं। तो वो रिकंसिलेशन करके एक ये भी फायदा है कि जब आप इसी साल की एनुअल रिटर्न भर रहे होंगे तो अगर आपकी कुछ गड़बड़ रह गई है तो आप उसको पिछले साल वाली जो है उसको आप वहां पे एडजस्ट दिखा सकते हैं, अगर आपकी कोई एडजस्टमेंट वहां की है तो। और उसके बाद जो बैलेंस है वो आपको फिर इस साल में कंसिडर करना होगा। तो अपना पूरा का पूरा एक रिकंसिलेशन कर लें। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि मैंने क्रेडिट जो है वो 2B के हिसाब से लिया, कभी 2A के हिसाब से लिया, कभी परचेज के हिसाब से लिया। तो हमारा क्योंकि रूल 36(4) ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका था, तो अब हमें ये तो पता है कि जब तक यानी कि हमारे सप्लायर ने उसको फिल नहीं किया, अपनी रिटर्न के अंदर फाइल नहीं कर रखा है, तब तक हम ले तो सकते नहीं थे। पहले 20% की लिमिट थी, फिर 10% की होगी, फिर 5% की। तो यहाँ पे जब आप रिकंसाइल करें तो ये ध्यान रखना कि सीबीआईसी ने तो ट्वीट करके बोला है कि आप 2B के हिसाब से ले, लेकिन कई सिनेरियोज ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे 2B के हिसाब से आपका क्रेडिट ठीक नहीं आएगा। तो मान लीजिए 2A के हिसाब से आपने अगर पहले ही क्रेडिट ज्यादा ले रखा था और बाद में आपके सप्लायर ने अपनी रिटर्न में उसको शो किया है, तो भले आपके 2B में बाद वाले मंथ में आए लेकिन आपको लेना नहीं है। या फिर जहाँ पे अपने क्रेडिट अपना होल्ड पे किया हुआ था किसी और रीजन की वजह से, कि सेक्शन 16 की कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई थी उस कारण से, तो उस केस में भी आपको क्या करना होगा, 2B के अंदर वो आ रहा होगा तो भी, सॉरी 2B के अंदर नहीं आएगा वो क्योंकि वो तो पहले ही आ चुका होगा 2A के अंदर, तो आपको तब भी वो क्रेडिट लेना है। तो हो सकता है कि आपका 2A के साथ वो 2B के साथ मैच नहीं कर रहा हो, तो यहाँ पे एक रिकंसिलेशन जरूर है बनाना।
कि जब आप फाइल करो तो क्या होगा कि अब 3B में और 2B के अंदर अगर गैप होगा ज़्यादा बड़ा, तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजे, बट आपने अगर रिकंसिलिएशन बना रखा है तो आप इज़िली उसको आंसर कर सकते हो और उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको इज़िली हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमें करना है, वो हमें करना है कि अपनी जितनी भी सेल्स है, कंप्लीट जो आपने अब तक टर्नओवर दिखाई है, उस पूरी की पूरी टर्नओवर को रिकंसाइल कर लो। उसमें से कोई टर्नओवर आपने गलत हेड में दिखा रखी है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट था, उसको डोमेस्टिक में दिखा दिया है, तो अब आप उसको इज़िली मतलब करेक्ट करो। वैसे तो हमारे 3B हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते, बट जीएसटी-1 अगर आपने करेक्ट फाइल की है और उसके हिसाब से टैक्स पे कर रखा है, तो आपका डेटा फिर भी ट्रांसमिट हो जाता है इस गेट पे। तो जब तक वो ट्रांसमिट नहीं होगा, तब तक आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा। साथ में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट के साथ भी कुछ इनहेरेंट कंडीशन होती है उसके पेमेंट रिसीव करने की। तो अगर आपकी वो कंडीशन लैप्स हो रही है किसी कंडीशन में, तो यानी कि वो एक्सपोर्ट पे भी आपको फिर टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी आ जाती है। तो वो सब आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। साथ में ईयर एंड पे हमें जो हमारी वो सर्विसेज है जिनकी जो हमारी बिलिंग है, वो हमारे फाइनेंशियल ईयर के साथ मैचिंग नहीं होती, उनके लिए प्रोविजंस हमें बना के रखने पड़ेंगे। तो ये हमारी ईयर एंड की वो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट रिकंसिलिएशंस, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो हमें भी कर लेनी चाहिए, जिसका कि हमें बेनिफिट होगा। अभी आप कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। आपके जो क्रेडिट नोट हैं, वो सारे के सारे क्रेडिट नोट देख लो। कुछ चीज़ें हैं जो वापस आनी हैं, कई बार क्या होता है ना, एक टाइम लैप्स रहता है कि जैसे वहाँ से मान लीजिए गुड्स तो वापस आ गई, बट क्रेडिट नोट इश्यू नहीं हो पाया, या मान लीजिए आपकी गुड्स जो है आपको पता चल गया कि इतनी वापस आनी है, तो अच्छा ये है कि आप इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर उनका क्रेडिट नोट इश्यू करवा लें और जितनी भी फिर आपकी रिटर्न्स हैं, उनके सबके क्रेडिट नोट इश्यू करवा के वो भी पूरे के पूरे रिकंसाइल कर लें कि हाँ, मेरे मिल गए हैं कि नहीं मिल गए हैं। क्योंकि अब जो है बहुत माइन्यूटली डिटेल्स आने लगी हैं रिटर्न्स के अंदर, तो पहले होता था कि थोड़ा ऊपर-नीचे आप लोग एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन अब आपके लिए फ्यूचर में वो नहीं हो पाएगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट और टर्नओवर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टर्नओवर इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्नओवर के बेसिस पे ही बहुत सारे प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी में पता चलती है। जैसे हमें हमारा ऑडिट होगा कि नहीं, एनुअल रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है कि नहीं, हम क्यूआरएमपी के लिए एलिजिबल है कि नहीं, हम कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो टर्नओवर में बिल्कुल सही सही कैलकुलेट होना। अच्छा, दिक्कत ये है कि मान लो आप रिकंसाइल नहीं करोगे तो हो सकता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो अलग हो टर्नओवर, लेकिन आपने इधर फाइलिंग गलत कर रखी है तो आपकी रिटर्न्स के हिसाब से गलत हो जाएगी। तो आप पे एप्लीकेबिलिटी उसकी आएगी जो आपने रिटर्न के हिसाब से फाइल कर रखी है। तो उसको अभी रिकंसाइल कर लें ताकि आप जो है करेक्ट डिसीजन मेकिंग उसके बेसिस पे कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे, इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें 31 मार्च तक कर लेनी चाहिए एक आइडियल बिजनेस पर्सन को। बाकी तो खैर डिले की कोई हद नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2017 से अब तक रिटर्न फाइल नहीं कर रखी है। सो इसी के साथ ये वीडियो मैं क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।